नमस्कार फ्रेंड्स, ट्रेडिंग हब यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत। आप सभी ने जानते हैं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो बनाता हूं जो कम्प्लीटली एडुकेशन पर्पस के लिए है। और आज जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो है कि हाउ टू क्रिएट वेल्थ इन स्टॉक मार्केट एंड यूएस रिसेशन थ्रेट और अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। ये टॉपिक लेके आज डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं हर वीडियो में जैसे करके कि निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, इस बार भी निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया और निफ्टी का चार्ट ओपन करके मैं हमेशा एक रिपीट देता हूँ कि यहाँ से हमारा मार्केट चालू हुआ, यहाँ तक आया, चालू हुआ मतलब बेयरिश फेज़ में 2024 सितंबर 25 के बाद जब हमारा इस जगह से बेयरिश फेज चालू हुआ तब मार्केट में एक गिरावट आया, देन एक बटन तैयार करके ऊपर जाना चालू किया मार्केट। ये चालू होने के बाद अभी हम लोग इस जगह पे खड़ा है। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे करके प्रेडिक्शन करता हूँ। जुलाई एंडिंग सेशन में मतलब लास्ट वीक में मैंने जब बताया था सबको कि हम लोग मार्केट में एक गिरावट देख सकते हैं, आने वाले 2-3 महीना हमारा मार्केट धीरे धीरे स्लो मूवमेंट्स होके एक स्लो पॉइजन की तरह नीचे जा रहे हैं। तो अब देखिए आप इस जगह से लेके मार्केट कैसे करके धीरे धीरे नीचे आया और नीचे आने के बाद थोड़ा थोड़ा रिकवरी मिला है। यहाँ तक एक रिकवरी आया, देन फिर गिरावट, देन थोड़ा रिकवरी होके फिर मार्केट नीचे आ रहा है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है मार्केट में, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट का कंडीशन अभी एकदम स्टेबल नहीं है। और मार्केट में हम लोगों जो देख रहे हैं कि मार्केट एक लोअर लो फॉर्मेशन तैयार कर रहा है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, देन आया, मतलब लोअर लो फॉर्मेशन तैयार होके मार्केट नीचे आ रहा है। इसका मेन कारण यह है कि मार्केट में जब एक बेयरिश साइकिल चालू होता है, उस साइकिल में मार्केट सबसे पहले आता है, मतलब इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इस जोन में आता है मार्केट का प्राइस करेक्शन जो बहुत एग्रेसिव मूवमेंट पे होता है। देन बॉटम क्रिएट करके चालू होता है इसका टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन पीरियड में मार्केट का जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन सेटअप होता है, वैल्यूएशन कम होता है मार्केट में। तो देन वैल्यूएशन के चलते चलते चालू हो जाता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद फिर आता है मार्केट में एक करेक्शन, और अभी हम लोग वही करेक्शन पीरियड में खड़ा है। इस समय आप जानते हैं कि हम लोग जिस स्टॉक में काम कर रहा हो या हमारा जो भी मल्टीबैग का स्टॉक्स है, काफ़ी सारा रिएक्शन उसमें आया कस्टमर का कि अच्छा खासा प्रॉफिट था, मार्केट गिर रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है। मैं सबको बताना ये चाहता हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्टॉक होगा, चाहे मार्केट कुछ भी हो जाए, उसका इफ़ेक्ट इसमें नहीं आता है। क्योंकि मार्केट गिरेगा लेकिन थोड़ा जब रिकवरी मिलेगा या मार्केट में जब बुल रन चालू होगा, वो बहुत हेवीली मूवमेंट के साथ ऊपर के तरफ ब्लास्ट होगा। तो हमारा जो भी मल्टीबैग का स्टॉक दिया हुआ है उसमें भी ऐसा ही सिनेरियो है। ये निफ्टी मिड कैप का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप में भी एक गिरावट आया पिछले साल सितंबर में, यहाँ से यहाँ तक आया, ऑनवर्ड्स मार्च अप्रॉक्स फरवरी मार्च, देन बॉटम बना के ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, कंसोलिडेशन आया। लेकिन मैंने इस जगह पे ऑलमोस्ट बोला था कि हम लोग एक करेक्शन फेज़ में जा रहे हैं प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, कम से कम 2 से 3 महीना। मैंने जुलाई 24-22 तारीख के आसपास बोला था, और उसके बाद से देखिए अभी कितना करेक्शन हुआ है मार्केट में, और आज हम लोग इस जगह पे खड़ा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में इतना खास कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। इसके पीछे कारण है, क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में जब गिरावट चलता है तो इसके पीछे FII एंड DII का भारी एक रोल रहता है। क्या रोल है? जब FII का कंटिन्यू सेलिंग चल रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। वो कारण यह है कि अभी करंट सिनेरियो में US मार्केट में बहुत ज़्यादा
वोलेटिलिटी चल रहा है। वोलेटिलिटी मतलब यूएस में महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है। इसका कोई कारण नहीं है। वन टाइप ऑफ बाबल ब्लास्ट यूएस मार्केट में होने जा रहा है, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, और वो आप लीक के लेना होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो एनालिसिस है, मैं एफआईआई डीआई को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि यूएस मार्केट में एक रिसेशन मूड में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको सामने यूएस मार्केट का चार्ट भी दिखाएंगे विद एग्जांपल। हम लोग जब मार्केट में काम करते हैं तो काम करने के टाइम काफ़ी सारे सेक्टरों में हम लोग अवॉइड करके चलते हैं। जैसे करके आप देख सकते हैं कि शुगर सेक्टर, ये शुगर सेक्टर जो है कम्प्लीटली गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है। कभी कुछ पॉलिसी चेंजेस हो जाए तो अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में इतना खास कुछ काम नहीं करते हैं। क्या कारण है? बहुत स्लो मूवमेंट्स होता है कोई भी बैंकिंग स्टॉक में, और हाईली रेगुलेटेड बाय आरबीआई कंट्रोल्स। मतलब बैंक कैसे चलेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो आरबीआई कंट्रोल्स के द्वारा होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतना खास कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में शॉर्ट टाइम में ज़्यादा कुछ मूवमेंट्स नहीं होता है। एनबीएफसी सेक्टर में भी सेम चीज़ है। एनबीएफसी में भी एसेट लायबिलिटी का जो मिसमैच है वो बहुत भारी मात्रा में हम लोग सामने देखते हैं एनालिसिस करने के टाइम। तो उसका असर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आता है, तो इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड करके चलते हैं। मेटल में भी सेम सिनारियो है। क्या है? ग्लोबल प्राइस डिस्क्रिपेंसी ड्रिवन बाय ग्लोबल कमोडिटी साइकिल। मतलब मेटल सेक्टर जो है वो मेनली यूके बेस एंड चाइना बेस भारी मात्रा में ड्रिवन होता है। तो इसके लिए हम लोग उसको थोड़ा अवॉइड करके चलते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल प्रोडक्ट है, कमोडिटी प्रोडक्ट है। तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस हाई डेप्थ लो रिटर्न रेशियो हमेशा रहता है और बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। इसलिए मेटल को हम लोग थोड़ा अवॉइड करके चलते हैं। साथ साथ फर्टिलाइज़र भी सेम है। फर्टिलाइज़र भी गवर्नमेंट में पॉलिसीज़ चेंजेस एंड कुछ एडप्ट होने के साथ साथ ये स्टॉक्स ज़्यादा बढ़ता है या गिरता है। और हम लोग जब मल्टीवैगा स्टॉक्स में काम करते हैं तो मल्टीवैगा स्टॉक्स को जब हम लोग डिटेक्ट करते हैं तब तो हम लोग नॉर्मली ये सारे सेक्टर जो आपको बोला था, ये सारे सेक्टर्स हम लोग इसको थोड़ा अवॉइड करके चलते हैं। आप पिछला कुछ वीडियो में हमारा देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी मिड कैप में जो बोला था कि हमारा जब एक बेयरिश फेज चलता है वो कम से कम 1 साल आता है बेयरिश फेज। और आप देखिएगा कि ये जो बेयरिश फेज है 1 साल होने जा रहा है। 1 साल होने जा रहा है। इसमें क्या है? इसमें ओवरऑल जो इस यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम आया, मतलब अक्टूबर से लेके अभी सितंबर में हम लोग खड़ा है, ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है। जब बेयरिश फेज चालू होता है मिनिमम 1 साल उसको टाइम देना ही पड़ता है। जो मार्केट साइकिल है बेयरिश फेज का वो इसी के अंदर कंप्लीट होता है। सेम एज निफ्टी जो मैंने बोला था कि पहले प्राइस करेक्शन, देन बॉटम क्रिएट होने के बाद देन टाइम करेक्शन फॉर मार्केट वैल्यूएशन, देन बॉटम क्रिएशन के अंदर ही थोड़ा कंसोलिडेशन फेज एंड देन करेक्शन। आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये भी वर्टिकल फॉल के तरफ अभी हो रहे हैं, लेकिन इतना एग्रेसिव नहीं है, इतना एग्रेसिव मोड में नहीं है। लेकिन आप देखिए तो ये लोअर लो पैटर्न इसमें भी तैयार है। और हम लोग इस जगह पे काफ़ी सारे स्टॉक्सों को एक्यूमुलेट किया जो इस बेयरिश फेज के अंदर भी अच्छा खासा रिटर्न दिया। क्यों हम लोग स्विंग में या मल्टीवैगा स्टॉक्स में या मिड टर्म स्टॉक्स में हम लोग ज़्यादा रिटर्न लेते हैं? इसका कारण यह है कि स्टॉक सिलेक्शन। आप किसी भी सेक्टर में काम करो, जो सेक्टर चलने वाला है उसी सेक्टर का टॉप परफॉर्मर, टॉप पीक कौन सा है उसको डिटेक्ट करके उसको एनालाइज करने के बाद हम लोग उस स्टॉक्स को उठाते हैं और स्विंग में काम करते हैं। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए भी काम करते हैं। तो ओवरऑल आप याद रखिएगा कि जब भी हम लोग
मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ तो हमेशा हम लोगों को मार्केट साइकिल को देख के उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैंने देखा कि रिटेल ट्रेडर जो होता है, मार्केट जब नीचे जाता है तो उस समय स्टॉक्स पोजीशन भी नीचे जाता है, लेकिन रिटेल ट्रेडर इतना घबरा जाते हैं, मैं समझ में नहीं आता कि वो लोग नीचे आने में 2-3% नीचे आने में फिर एवरेज करने लगते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फ़ोटो डिज़ाइन किया, बाइंग डीप विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट साइकिल। जो मैं बोल रहा था कि मार्केट नीचे आ रहा है, 2-3% नीचे आ रहा है, कुछ सस्ता कोई स्टॉक्स का प्राइस मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसको वो एवरेज करने लगते हैं। आफ्टर बाइंग इमीडिएटली आफ्टर ए स्टॉक क्रैशेस, मतलब कोई भी स्टॉक्स लिया, वो अगर लेने के बाद उसी दिन या नेक्स्ट डे अगर ज़्यादा क्रैश हो जाता है और पैसा डालता है और पैसा डालता है, ये एक बैड हैबिट है। और इसका एक गुड साइड भी है कि कभी कभार एवरेज करने के बाद अगर स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपर जाए तो उस स्टॉक में कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने का चांसेस रहता है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है बाय ऑन डीप, ये स्ट्रेटेजी 90% केसेस में मिसयूज़ होता है। तो इसलिए ये सब सिस्टम चेंज करना चाहिए अगर आप अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपका एनालिसिस ठीक ठाक है या आपका स्टॉक अच्छा है, मार्केट भी अच्छा चल रहा है या बुरा भी चल रहा है, उसमें इतना टेंशन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगा आपका स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाते रहेगा। और मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर मल्टीबैगर पीक में आप लोग काम करोगे तो हमेशा स्टॉक जब ऊपर जाएगा हायर हाई पैटर्न में आप लोग स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए, उसमें बेटर है, अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। अभी देखो ये जो है ये डेली एफआईआई एंड डीआईआई का डेटा है। मैंने पिछले महीने बोला था कि थ्रू आउट द अगस्त हम लोग एक सेलिंग देख सकते हैं, और वो मैंने जो बोला था वही हुआ। थ्रू आउट द अगस्त, यहाँ पे अगस्त 25 तारीख से डेटा है, अगस्त 25 से लेके अभी देखो सितंबर तक अभी हमारा एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग में है। और मैं यहाँ पे थोड़ा एक कन्फ्यूजन में हूँ, इसलिए कि एफआईआई का सेलिंग जो है पिछले 4-5 दिनों में थोड़ा कम आया, 1600 करोड़, 100 करोड़, 1300 करोड़, लाइक दिस। अगर ये धीरे धीरे कम होता रहेगा तो इंडियन मार्केट के लिए वेल एंड गुड। लेकिन मेरा जो एनालिसिस है, मेरे हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पस में है। मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि थ्रू आउट द सितंबर मंथ भी एफआईआई सेलिंग कर सकते हैं। और इस साइड में देखिए डीआईआई के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो कभी सेलिंग मूड में ही नहीं है। एमएफ के थ्रू, एसआईपी के थ्रू, बॉन्ड के थ्रू मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा लेके आ रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो लेके जा रहे हैं उसको डीआईआई थोड़ा बैलेंस कर रहा है। आप इसको और अच्छे से देखिएगा कि जो पोजीशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एफआईआई का सेलिंग कंटिन्यू होएगा, तो एफआईआई अगर एक बार सेलिंग चालू करता है तो कंटिन्यू 2 से 3 महीना अगर उन्होंने कर दिया तो मिनिमम याद रखो कि वही सेलिंग कम्प्लीटली 4-5 महीने करके होगा। हम लोग अक्टूबर 24 में भी देखा था जब एफआईआई का हैवी सेलिंग चालू हुआ, तो अक्टूबर 24 से लेके हमारा फरवरी तक एफआईआई का भारी मात्रा में सेलिंग देखा था, 1,14,000 करोड़ अक्टूबर 24 में। उसके बाद नवंबर में भी 45,000 करोड़, दिसंबर में भी 17,000 करोड़, जनवरी में भी 87,000 करोड़ एंड फरवरी में भी ऑलमोस्ट 58,000-9,000 करोड़। जब एफआईआई एक बार कंटिन्यू सेलिंग चालू करता है वो 4 से 5 महीना स्टेबल रहता है। अब देखो मैंने जुलाई मिड एंड एंडिंग सेशन में मैंने बोला था कि हमारा मार्केट करेक्शन मूड में जा रहा है बिकॉज ऑफ एफआईआई का कंटिन्यू सेलिंग, और जुलाई में भी मार्केट सेलिंग में था।
अगस्त में भी थ्रू आउट द अगस्त मैंने बोला था सेलिंग में। अभी सितंबर फर्स्ट वीक गुजर चुका है, मुझे लगता है कि पूरा सितंबर मंथ भी सेलिंग में रहेगा मार्केट। कुछ सिनारियो चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन सेलिंग में रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सिनारियो चेंजेस हो सकता है इन दैट सेंस, आप सभी जानते हैं कि फेड का मीटिंग 17 सितंबर को होने जा रहा है। उस मीटिंग में फेड रेट कट की एक संभावना है और वो होगा तो यूएस मार्केट भारी गिरावट में आएगा। मैं आने वाले 1-2 मिनट पे ही दिखाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। जब भारी गिरावट होगा तो एफआईआई के अंदर एक इंक्वायरी भी तैयार होगा कि जब हमारा मार्केट इतना ख़राब चल रहा है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, और उसके लिए इंडिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इंडियन मार्केट भी अभी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे खड़ा है, तो तुरंत वैल्यूएशन सेटअप के लिए इंडियन मार्केट में भी थोड़ा इसका असर आएगा। और आप देखो पूरा डीआईआई कंटिन्यू बाइंग मूवमेंट्स पे है। बाइंग मूवमेंट्स पे है मतलब एफआईआई जितना बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग डीआईआई बाइंग सेलिंग उतना ही कर रहा है। ओवरऑल टाई अप करके बाइंग सेलिंग डेट का देखोगे तो एफआईआई एंड ऑफ द डे नेगेटिव में रहता है एंड डीआईआई कंटिन्यू पॉजिटिव में है, एंड बैलेंस फिगर में भी डीआईआई पूरा पॉजिटिव में है। तो डीआईआई इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है। और इंडियन मार्केट ग्लोबल सिनेरियो में इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं हुआ। आप पिछले रशिया यूक्रेन वार देखो, इंडिया पाकिस्तान वार देखो, अफ़गानिस्तान के साथ दूसरे कंट्री का देखो, या और भी काफ़ी सारे जो बड़े बड़े वार इवेंट्स हुआ है, उसमें इतना खास कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप इस चार्ट को एक बार फॉलो कीजिए। मैंने जो बोल रहा कि यूएस मार्केट इतना स्ट्रेंथन नहीं है, उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर में जा रहा है, लाई के बबल ब्लास्ट होने जा रहा है। आप देखो इतना ज़्यादा मार्केट में स्ट्रेंथ ना होने के बाद भी मार्केट कंटिन्यू धीरे 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 मार्केट को यहाँ पे लेके गए। और हमेशा एक चीज़ याद रखो, इंडियन मार्केट से जो हेवी मात्रा में इन्वेस्ट इस जगह पे हुआ है यूएस मार्केट में, वो बहुत बुरी तरीके से गिर के नीचे आएगा, बहुत जल्दी आएगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है और वो डेटा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक डेटा एंड जो फंडामेंटल एनालिसिस का जो कोर पार्ट होता है, पेस्टेल एनालिसिस, उसको मैं देख के ही बोल रहा हूँ कि नैस्डैक में एक भारी गिरावट आएगा बहुत जल्दी, 1 से 1.5 महीना 2 महीने के अंदर। और यूएस मार्केट रिसेशन में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब हमारा पिछले साल मार्केट में गिरावट आया तब हम लोग यहाँ से यहाँ तक आया एंड नैस्डैक भी यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब यूएस मार्केट में भी एक गिरावट आया। इसका कारण मैं क्या है वो सामने बोलने जा रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ से जो मार्केट आया ऊपर, तब हाई लगा दिया, ऑल टाइम हाई लगा दिया नैस्डैक में, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी नैस्डैक ऊपर चल रहा है। आप देखो जो फेडरल फंड है, जो रेट कट है, ये 2007 का सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2007 में जब मार्केट में, यूएस मार्केट में जब मंदी आई, उस टाइम में भी रेट कट हुआ था। तो रिसेशन आने के बाद तुरंत ही नेक्स्ट डे से या 2 महीना बाद से मार्केट पूरा क्रैश हो जाता है। ऐसा नहीं है, जब रेट कट होगा विद इन 5 to 6 मंथ धीरे 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 मार्केट को पूरा लेके नीचे आएगा। यही सिस्टम है। 2008 में भी रेट कट किया था, उस समय देखो एकदम ऊपर से लेके 5 पॉइंट्स समथिंग से लेके पूरा नीचे तक लेके आए, ज़ीरो पोजीशन में लेके आए। देन धीरे 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 यहाँ पे गया, देन फिर ऊपर गया,
इस समय में मतलब कोरोना के टाइम उस टाइम में फिर रेट कट हुआ, देन फिर नीचे आया, देन कुछ दिन पॉज में पोजीशन में था। अभी यहाँ से देखो रेट इस जगह पे चला गया, इस जगह पे पिछले साल रेट कट हुआ था। रेट कट होने के बाद देखो फिर नीचे आया मार्केट, अभी पॉज पोजीशन में चल रहा है। 17 सितंबर जब भी रेट कट आएगा आप देख लेना, यही पोजीशन पूरा नीचे लेके आएगा। ये छोड़ के और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन को कंट्रोल करना है तो लिक्विडिटी बढ़ाना है। ये टाइटनिंग एंड ईजिंग प्रोसेस है। अभी फेडरल रेट कट करना ही है और हम लोगों का उम्मीद है कि जितना जल्दी यूएस मार्केट में रिसेशन आए या फेडरल रेट कट का डिसीजन हो जाए, वो हमारे इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा ही इसका असर आएगा। मैंने फर्स्ट स्लाइड्स में जो बताया था कि यूएस रिसेशन या यूएस में जो मंदी चल रहा है वो इंडियन मार्केट के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। और हमारे मार्केट में अगर इसका रेट कट एंड सब कुछ 1-2 महीने के अंदर प्रोसेस हो गया, तो मेरा जो टारगेट टाइम है और जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, हमारे मार्केट में जनवरी फरवरी इस टाइम पे 2026 मतलब आज से 5-6 महीना बाद, ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर ही हम लोग एक बुल रन देख सकते हैं। क्योंकि यूएस मार्केट में जब लिक्विडिटी आएगा तो इंडियन मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट आएगा थ्रू एफआईआई। तो इसके लिए हम लोग वेट कर रहा हूँ। अब फेडरल रेट कट का प्रोसेस देखिए, जब इस पोजीशन में था तो रेट कट करके यहाँ पे आया, आने के बाद 2010 से लेके 2016 तक कंटिन्यू इस पोजीशन में रखा, धीरे धीरे ऊपर गया। फिर 2020 में जब मंदी आया कोरोना के टाइम, उस टाइम में देन फिर इस जगह पर आया। यूएस में आप लोगों को याद होगा कि रिसेशन पीरियड चला, और ये जो शैडो एरिया देख रहे हैं, ये पूरा यूएस रिसेशन का पीरियड था। तब जाके 2022 में यहाँ पे था। देन धीरे धीरे मार्केट में रेट बढ़ाया, लेकिन अभी पिछले साल सितंबर 24 में 5.13 जो फेड का रेट था उस जगह से थोड़ा घटाया तो नीचे आया, अभी पॉज पोजीशन में चल रहा है। तो यहाँ से रेट कट होने के बाद आप देख लीजिएगा पूरा नीचे आएगा, जैसे करके हम लोग इस जगह पे देखा था, इस जगह से इस जगह का देखा था। तो ओवरऑल मार्केट में यही सिनारियो हम लोग आने वाले दिनों में देखने जा रहा हूँ। मैंने निफ्टी का चार्ट फिर एक बार ओपन किया, एक बात बताने के लिए कि जो मार्केट में काम करता है उसके सामने इन्वेस्टमेंट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसका कारण यह है कि मार्केट में अगर अच्छे स्टॉकों में इन्वेस्ट होगा तो मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी समय है मार्केट में अच्छा स्टॉकों में एक्यूमुलेट करने के लिए। मार्केट नीचे आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ये पूरा मार्केट का प्रोसेस है, वो एनालिसिस का पार्ट है, हम लोग इसलिए बताते हैं। लेकिन अच्छा स्टॉक अगर धीरे धीरे मार्केट में एक्यूमुलेट करोगे तो आने वाले दिनों में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन मल्टी बैगर स्टॉक को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। हम लोग जो एनालिसिस करते हैं या मल्टी बैगर स्टॉकों में जो काम करते हैं या पिछले 2-3 साल में जो भी मल्टी बैगर स्टॉकों में काम किया है उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। मल्टी बैगर स्टॉक को डिटेक्ट करके हम लोग उसको स्विंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो निफ्टी का अभी जो कंडीशन है, निफ्टी में भी थोड़ा हमारा मार्केट नीचे आने का चांसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 21,000 20,000 या उसके नीचे चलेगा, ऐसा कोई चांसेस नहीं है। मुझे लगता है सितंबर महीने में भी 24,000 के नीचे निफ्टी हम लोग एक बार देख सकते हैं। मतलब सीधे बात में बोलूँ तो निफ्टी 24,000 के नीचे एक बार टेस्ट करने का चांसेस डेफिनेटली लेगा। और मैंने 2 से ढाई महीना पहले बताया था कि निफ्टी का रेंज है 23,500 से लेके 26,000। ऊपर में जाने के लिए कोशिश कर रहा है निफ्टी 26,000 लेवल क्रॉस करने के लिए, लेकिन क्लोज ऑन सस्टेन नहीं हो रहा है।
तो बिटवीन द रेंज 23,500 से लेके 26,000 के बीच में ही निफ्टी रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यूएस मार्केट में बड़ी गिरावट आएगा, लेकिन इंडिया मार्केट में इतना ज़्यादा रिसेशन मोड का असर नहीं लगेगा। इसका कारण यह है कि हमारा मार्केट कम्प्लीटली डीआईआई ड्रिवन है, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो पूरा इंडियन मार्केट को सपोर्ट दे के रखे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा फैक्टर माना जाता है। अभी ये जो देख रहे हैं ये यूएस नॉन फार्म पेरोल का डेटा है, ये हर महीने में आता है। तो आप पूरा डेटा यहाँ पे फॉलो करो, मैं ऊपर से आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। अभी सितंबर महीने में हम लोग खड़ा है। सितंबर 5 तारीख को जब 8:30 बजे नॉन फार्म का डेटा आया तो एक्चुअल में कितना आया 22,000, वो भी नेगेटिव में है। फोरकास्ट कितना था 75, और प्रीवियस में कितना हुआ 79 के, मतलब 80,000 के आसपास। तो ओवरऑल 22,000 आया, फोरकास्ट किया है 75,000। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और प्रीवियस में पॉजिटिव आया था 79 के। तो आप सोच सकते हैं कि यूएस में जो मंदी चल रहा है या रिसेशन मोड में जो जा रहा है, रिसेशन को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट जो सिग्नल्स हैं वो है यूएस नॉन फार्म पेरोल। इस डेटा को आप अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अगस्त में भी देखो आप, अगस्त में जब आया था अगस्त 1 तारीख को 73 के माइनस, और कितना 106, मतलब 1,06,000 का इसका फोरकास्ट था, 73 आया माइनस। और जो मई जून जुलाई, मतलब यूएस मार्केट नैस्डैक तो कम्प्लीटली ऊपर जा रहे हैं, वो सभी हम लोग जानते हैं। तो ओवरऑल उस टाइम में जब पॉजिटिव डेटा आया था तो वो नैस्डैक जो चार्ट है ओवर वैल्यूएशन में है, वो हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये डेटा उसके साथ थोड़ा रीबैलेंस हुआ था। लेकिन अब अगस्त सितंबर में देखो, जब इतना भारी मात्रा में डिसबैलेंस हो रहा है, तो हम लोग इसको टेक्निकली या डेटा एनालिसिस करके ही बोल सकते हैं कि रिसेशन मोड यूएस में जो आने का असर तैयार हुआ, वो एक्चुअल में डेटा अगर देखोगे तो आपको बिलीव आएगा कि यूएस मार्केट एक भारी क्रैश में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप उसके बाद इसको देखो, जो सिविलियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसमें मैं थोड़ा पिछले से दिखाएंगे। ये है आपका 2007 इस जगह जब यूएस मार्केट में रिसेशन आया, ये शैडो वाला पोजीशन, ये रिसेशन पीरियड है, ये रिसेशन पीरियड है। तो 2007-2008 में जब मार्केट में मंदी आया, कितना धीरे धीरे ऊपर चला गया था, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसका असर यूएस मार्केट में आया। यूएस मार्केट पूरा रिसेशन मोड में चला गया। जाने के बाद जब मार्केट स्टेबलाइज हुआ, फेड का रेट कट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा धीरे धीरे नीचे आया। और अभी ये जो पीरियड देख रहे हैं, इसमें भी रिसेशन लगा था। ये 2020 कोविड हुआ था, उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा धीरे धीरे बैलेंस हो गया था बहुत ज़्यादा। होने के बाद आप देखिए तुरंत कोविड में स्पाइक हो गया। कोविड में स्पाइक बहुत सारे कंट्री में भी हुआ, तो यूएस मार्केट में भी हुआ। इतना ज़्यादा बढ़ गया, ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। और आप एक चीज़ ध्यान दोगे तो आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा डेथ अगर देखा जाए कोविड पीरियड में हुआ था यूएस में, अकॉर्डिंग टू कंट्रीज पीपल। और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट रिसेशन मोड में गया। ये जो शैडो पोजीशन है, ये रिसेशन पीरियड है। देन अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, जब फेड का रेट कट होके एकदम ज़ीरो पोजीशन में आया था। कम होने के बाद देन अभी देखो 2025 में हम लोग खड़ा है, मतलब इस जगह पे, मतलब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ। तो जब भी इसका रिसेशन असर आ जाएगा, ये तुरंत ऊपर चला जाएगा। जाने के बाद
मार्केट में जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़ेगा या अभी भी जो बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का सिनारियो, तब जाके देखोगे कि मार्केट एक बहुत ख़राब पोजीशन में आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़ गया, तो मार्केट को रीबैलेंस करना है, फिर इसको नीचे लेके आएगा। यही मार्केट का सिस्टम है, यही मार्केट का सिस्टम है। मैंने निफ्टी का चार्ट फिर एक बार ओपन किया ये दिखाने के लिए कि इंडियन मार्केट मुझे लगता है इतना ज़्यादा खास कुछ असर नहीं आएगा रिसेशन होगा तो, क्योंकि DII का सपोर्ट मार्केट में है, लेकिन कुछ ना कुछ असर तो इसमें आएगा ही, वो इतना खास नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे GST का इतना बड़ा न्यूज़ आया, इतना खास कुछ स्पाइक हुआ। मुझे तो लग रहा है कि अगर ये बेयरिश फेज नहीं रहता तो ऑल टाइम हाई पे निफ्टी पहुँच जाता, वो हुआ नहीं। अभी मार्केट पूरा नीचे आ रहा है। कोई भी बड़े इवेंट आए इंडिया पे, DII का बाइंग बढ़ेगा डेफिनेटली, लेकिन मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का रोल बहुत ज़्यादा है, और FII बिना मार्केट इंडिया ऊपर नहीं जा सकता है। अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब US मार्केट में लिक्विडिटी रहेगा। US मार्केट में पहले रिसेशन आने के बाद इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद बहुत ज़्यादा लोन मार्केट में आएगा, लोन आने के बाद जब पैसा आएगा तब जाके फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया को चुन सकते हैं। और इसी टाइम है कि इस टाइम के अंदर इंडियन मार्केट भी एक अच्छा वैल्यूएशन के अंदर आ जाए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आने वाले 3 से 4 महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत क्लोजली मार्केट को मॉनिटरिंग करना है, तब जाके हम लोग एक अच्छा टाइम एंड ऑफ द नवंबर दिसंबर मैंने बोला था, तो और 1-2 महीना ज़्यादा लग सकता है कि हमारा बुल मार्केट देखने के लिए। सो ओवरऑल ये निफ्टी का चार्ट है। नैस्डैक देखो, नैस्डैक में मैं फिर दिखा रहा हूँ जो इस पोजीशन में खड़ा है अभी तक समझ नहीं पा रहा है, मतलब सेम एज हमारा निफ्टी का चार्ट। तो ये बहुत बुरी तरीके से नीचे आएगा, उसके लिए तैयार हो रहा है, और मार्केट में जब नीचे आएगा तभी वैल्यूएशन कम होना पॉसिबल है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि सबसे ज़्यादा हाई वैल्यूएशन मार्केट में खड़ा है इंडिया एंड US, और नैस्डैक में आप अगर देखोगे इतना खास कुछ नहीं है कि नैस्डैक पूरा नीचे से लेके कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। कुछ भी इतना एसेंशियल न्यूज़ नहीं है US मार्केट में। महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो वन टाइप ऑफ बबल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मार्केट नीचे आएगा ही। अभी मैं कुछ स्टॉक को लेके डिस्कस करेंगे, वो है आप देख सकते हैं कि ये ऑक्टास केमिकल है। देखो जब मार्केट में बेयरिश फेज चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। मतलब ऑक्टास केमिकल का जो चार्ट है उसमें एक कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन इसका एक ब्रेकआउट आया है। मार्केट में कुछ भी हो जाए, मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, इतना खास कुछ प्रभाव है क्या? परफॉर्म कर रहा है। इतना बेयरिश मार्केट में भी ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और आने वाले दिनों में देखिएगा कि बुल रन में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मर बनेगा। सेम एज आप देखोगे तो ये भी एक है शर्मा SGS। कितना दिनों से देखिए आप कंसोलिडेशन फेज में था, जब एक ब्रेकआउट मिला इसका, मार्केट ख़राब है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ये इसका जो मंजिल है उसके तरफ जा रहा है। तो यही स्टॉक्स हैं जो आने वाले दिनों में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, और हम लोग को इसी स्टॉक को डिटेक्ट करके इसमें हम लोग स्विंग में काम करते हैं, मल्टीबैगर में काम करते हैं, कभी कभार हम लोग मिड टर्म शॉर्ट टर्म में भी काम करते हैं। तो बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं। मार्केट ख़राब है, मार्केट डाउन जा रहा है, कोई मतलब नहीं, ये स्टॉक अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाना चालू किया है।
और एक स्टॉक देखो, मैं एक स्टॉक दिखा रहा हूँ, JSLL। ये कौन सा स्टॉक्स है? जीना सीखो लाइफलाइन हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल जो भी है, ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स है। CDMO फर्मा का बहुत बढ़िया स्टॉक्स है। आप देखो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन जब इसका एक ब्रेकआउट मिला, मार्केट ख़राब हो, मार्केट नीचे आ रहा है, 25,600 से लेके निफ्टी अभी 1,000 पॉइंट गिर गया, कोई मतलब नहीं है। ये अपने आप परफॉर्म कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने मंजिल के तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। तो यही स्टॉक्स हैं आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न देगा, वेल्थ क्रिएट करेगा। इसी स्टॉक को फंडामेंटली आपको बहुत कुछ देख के एनालिसिस करना है। FII क्या कर रहे हैं, DII का क्या होल्डिंग है, प्रोमोटर्स का होल्डिंग कम हुआ कि नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ कि नहीं, रिजर्व बढ़ा कि नहीं, लाइबिलिटीज़ क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट आउटलुक क्या है, सारे चीज़ देख के आपको अच्छे खासे स्टॉक्सों में इन्वेस्ट करके अगर काम किया जाए तो ओवरऑल मार्केट में रिटर्न आएगा। तो यही था आज हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ, रिलेटिवों के साथ, कलीग्सों के साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले दिनों में मार्केट रिलेटेड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करेंगे। हमारा भी एक क्रेज़ आएगा कि मार्केट में हम लोग जो एनालिसिस दे रहा हूँ, जो वीडियो कर रहा हूँ, वो वीडियो लोकल पीपल पसंद कर रहे हैं और वो देने के लिए मेरा भी थोड़ा एनर्जी उसमें बढ़ेगा। ये वीडियो कम्प्लीटली एडुकेशन पर्पस में है। पिछले जो 3 स्टॉकों में मैंने कुछ बताने के लिए कोशिश किया, कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छा एनालिसिस, मार्केट में अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। सो आज इतना दूर तक ही है। थैंक यू सो मच।